वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 30 जून 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये जानकारी है प्रारंभ 2 के बारे में। जो भी लोग प्रारंभ 1 बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए थे वो प्रारंभ 2 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट होने वाली है 12 जुलाई से। ये बैच 12, 13 और 14 जुलाई के लिए फ्रीली एक्सेसिबल होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो इस कोर्स की क्वालिटी को जज करना चाहते हैं वो इन 3 दिनों में इस कोर्स को देखकर ये जज कर सकते हैं कि ये बेहतर क्वालिटी का है या नहीं है। फर्दर इस कोर्स के बारे में अगर कोई और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट किया जा सकता है। देखिए, कल ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर मैंने गलत मेंशन कर दिया था, तो मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। 2018 के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन था कि कौन सी घटना पहले घटित हुई है। कल मैंने आपको ये आंसर डी बता दिया था जो कि गलत है। जो सही आंसर है दैट इज बी। वैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस आंसर को मेंशन कर दिया था कमेंट बॉक्स में। आर्य समाज 1875, नील दर्पण 1860, आनंद मठ 1882 और सत्येंद्र नाथ टैगोर का इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को पास करना 1863। तो ये इवेंट 3 साल बाद है नील दर्पण के, तो सही जवाब बी होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना पहला आर्टिकल। जो हमारा पहला आर्टिकल है वो अग्नि पी मिसाइल के बारे में है। यहां पर पी इंडिकेट करता है प्राइम को। प्राइम ये एडवांस वर्जन है किसका, समझेंगे। बिफोर दैट अभी हाल ही में न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। कहां से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि बालासोर में उड़ीसा की कोस्ट पे है। अग्नि पी यानी कि अग्नि प्राइम ये एडवांस वर्जन है अग्नि 1 क्लास की जो मिसाइल है उसका। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कई सारी मिसाइल्स को डेवलप किया जा रहा है। अग्नि उसी का हिस्सा है। अग्नि सीरीज में अभी तक 5 मिसाइल्स बन चुकी हैं, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5। और जो अग्नि 6 है उसका अभी टेस्ट चल ही रहा है, मतलब उस पर अभी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, अभी टेस्ट नहीं हुआ है। अग्नि पी एक कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है, मतलब मिसाइल को एक कैनिस्टर में रखा जाता है ताकि उसे कैरी करना आसान हो। ऐसे कैनिस्टर में मिसाइल को एक प्रकार का एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसमें मिसाइल्स रखी जाती हैं। इन्हें आसानी से कैरी किया जा सकता है और कैनिस्टर में होने की वजह से इनको फायर करने का जो टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाता है। इनकी मोबिलिटी और स्टोरेज काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो अग्नि पी जो है वो कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है। देखिए, अग्नि सीरीज की जो 5 मिसाइल्स हैं उनमें अग्नि 1 आया था 2012 में, इसकी क्षमता 700 किलोमीटर की है। अग्नि 2 2013 में आया 2000 किलोमीटर की क्षमता के साथ। अग्नि 3 आया 2015 की जनवरी में, 2500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर के बीच की इसकी मारक क्षमता है। अग्नि 4 आता है नवंबर 2015 में, 3500 से 4000 के बीच की इसकी क्षमता है। देन आता है अग्नि 5, यहां पर देखिए अग्नि 4 है ये, ठीक है। अग्नि 5 आता है दिसंबर 2016 में, इसकी क्षमता 5000 या उससे ज़्यादा है। 5500 से 5800 ऑपरेशनल रेंज मानी जाती है। हालांकि चाइना का ये मानना है कि इसकी रेंज 8000 से ज़्यादा है, जो इंडिया बताता नहीं है। वेट लगभग 50,000 kg है, लेंथ 17.5 मीटर। खैर, ये तो बेसिक डिटेल्स हैं, आप ये जानते रहिए कि अग्नि सीरीज के मिसाइल्स हैं। अग्नि 1 को एडवांस करके अग्नि प्राइम तैयार किया गया है। ये जो लॉन्च है ये आसान होगा रेल और रोड से भी, बिकॉज इसमें कैनिस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और लंबे समय तक इसे स्टोर किया जा सकता है। अग्नि 3 की तुलना में इसका वेट 50% तक कम होगा और जो मिसाइल है ये 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच तक मारक क्षमता रखेगी। मतलब जो इसका प्राइम टारगेट होगा वो होगा पाकिस्तान, बिकॉज चाइना का जो मेन लैंड है वो काफ़ी दूर है। इस रेंज की मिसाइल चाइना को हिट नहीं कर पाएगी। अग्नि पी ना केवल अग्नि 1 को रिप्लेस कर सकता है बल्कि पृथ्वी और अग्नि 2 मिसाइल्स को भी रिप्लेस कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स एडवांस कैपेबिलिटी। बिकॉज इन सब मिसाइल्स को आज से 2 डिकेड पहले बनाया गया था और इन टेक्नोलॉजीज को अब मोरलेस आउटडेटेड माना जाता है। तो आवश्यकता थी कि इनका कुछ एडवांस वर्जन डेवलप किया जाए, जो कि अब हमारे सामने है। अग्नि मिसाइल के बारे में बात करें तो इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्टार्ट किया गया था। 1980 में इसे कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। वो चाहते थे कि इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंट बने। 5 मिसाइल्स इसमें डेवलप किए गए हैं, जिनका शॉर्ट फॉर्म आप याद रखने के लिए पटना याद रख सकते हैं। P स्टैंड्स फॉर पृथ्वी, A अग्नि, T त्रिशूल, N नाग और A आकाश। पृथ्वी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, वहीं अग्नि भी बैलिस्टिक मिसाइल है डिफरेंट रेंज की। इसमें 5 वेरिएंट्स आए हैं।
त्रिशूल शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल है और आकाश मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल है। इस प्रकार का प्रश्न यूपीएससी ने 2014 के प्रीलिम्स में पूछा था कि जो अग्नि 4 मिसाइल है उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। पहला तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, दूसरा ये लिक्विड प्रोपेलेंट के द्वारा रन किया जाता है, तीसरा इसकी जो रेंज है वो 7500 किलोमीटर की है। पहली बात, वैसे देखिए अगर आपको कुछ ना भी पता हो तो इतना तो पता होगा कि अग्नि 5 की भी जो रेंज है वो 5500 से 5800 है। तो 7500 अग्नि 4 की कैसे हो सकती है? वो तो 5 की भी नहीं है, 5 की भी नहीं है, तो 3 गलत हुआ। 3 जैसे ही आप काटेंगे आपको आपका जवाब मिल जाएगा, केवल पहला सही है। यहां पे सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है, लिक्विड का नहीं। तो सही जवाब आपका ए निकल के आएगा, 1 ओनली। रेफरेंस क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तैयार रहना चाहिए आपको। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बायहेतन डैम के बारे में है। चाइना ने भी हाल ही में बायहेतन हाइड्रो प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज किया। ये जो चाइना का साउथ वेस्टर्न प्रोविंस है, यूनान और सिचुआन, उसके बॉर्डर पर है। इसे जिंगशा नदी पर बनाया गया है, जो कि यांगसे नदी का ही इनिशियल फेज का नाम है। देखिए ये तिब्बत के, यहां पर देखिए यांगसे नदी के बारे में बताऊं तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये तिब्बत के नदर्न पार्ट में ओरिजिनेट होती है और ईस्टवर्ड फ्लो करते हुए ईस्ट चाइना सी में जाके मिल जाती है। यहां से ये ओरिजिनेट हो रही है तिब्बत में, और इनिशियली इसे जो नाम दिया जाता है दैट इज जिनसा यहां पर, और फिर जब ये आगे जाती है तो इसे नाम दे दिया जाता है यांगसे। तो नदी एक ही है, इनिशियल फेज में नाम कुछ और होता है और आगे यांगसे नाम इसे मिल जाता है और फिर ये ईस्ट चाइना सी में जाके मिल जाती है। ठीक है, यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम ऐसे डैम्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स इनका अपना खुद का वेट इतना होता है कि ये पानी के फ्लो को रोक सकते हैं। ये अपने सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, अपनी खुद की ग्रेविटी से पानी के फ्लो को रोक सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। अभी हाल ही में जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उनके टर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 साल के लिए, और इनका ये टर्म एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई से। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं अथवा होती हैं वो टॉप लीगल ऑफिसर होते हैं कंट्री के लिए और यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि अगर अटॉर्नी जनरल यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं तो इनके अलावा और कौन है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव में होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कंसीडर किए जाते। इनकी मदद के लिए 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 है जो बात करता है अटॉर्नी जनरल के बारे में, और आर्टिकल 165 बात करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। सामान्य भाषा में ये कहूं तो अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होता है और एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का वकील होता है। तो एडवोकेट जनरल राज्यों के लिए बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि अटॉर्नी जनरल काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की है, मतलब कि व्यक्ति के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसने हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल प्रैक्टिस किया हो, या फिर वो 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, या फिर वो प्रेसिडेंट की निगाह में एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। इनका टेन्योर कोई फिक्स नहीं होता, गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है और प्रैक्टिकल टर्म्स में वो हटा भी सकते हैं जब चाहें। वैसे अपॉइंटमेंट नॉमिनली होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की एडवाइस पर, जो वो बोलते हैं वही होता है, बट प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं। फंक्शन यही है कि सरकार को लीगल मैटर्स में ये एडवाइस करते हैं। जो भी लीगल ड्यूटीज प्रेसिडेंट उनको असाइन करते हैं, प्रेसिडेंट मतलब प्रैक्टिकली गवर्नमेंट, वो उसको परफॉर्म करते हैं। ये सरकार के बिहाफ से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो भी केसेस होते हैं उनको लड़ते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना चाहते हैं, कोई एडवाइस मांगना चाहते हैं, तो भाई एक्सपर्ट पर्सन चाहिए ना जो उस एडवाइस को समझ भी सके। ये अपने फंक्शंस वो सभी परफॉर्म करेंगे जो बाई लॉ या बाई कॉन्स्टिट्यूशन इनको दिए गए हैं। इनके पास कुछ अधिकार होते हैं, लाइक ये जो भी दोनों हाउसेस की प्रेसिडिंग्स हैं उनमें पार्ट ले सकते हैं और स्पीच भी दे सकते हैं, चाहे वो जॉइंट सिटिंग हो। ये पार्लियामेंट की किसी कमेटी का भी हिस्सा बन सकते हैं, मेंबर भी बन सकते हैं। ये वो सभी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज एंजॉय करते हैं जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास होते हैं। ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, इसीलिए ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने से बार्ड नहीं है। मतलब अगर ये चाहें तो ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, हालांकि कुछ एहतियात इनको बरतनी पड़ेगी, वो इनकी लिमिटेशंस में आप समझ जाएंगे। इनके पास दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स में बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, कमिटीज में भी जाने का अधिकार है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है। वोट तो हमारा आपका रिप्रेजेंटेटिव ही कर सकता है और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। फर्दर अगर ये किसी व्यक्ति को क्रिमिनल केस में डिफेंड कर रहे हैं तो इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनुमति लेनी होगी, हालांकि मनाही नहीं है लेकिन अनुमति लेनी होगी। फर्दर
ये कोई भी किसी भी कंपनी के डायरेक्टर का पद नहीं ले सकते बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुमति के। तो ये सारे कुछ लिमिटेशंस हैं। रिमूवल वही बात है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे पद पे रहते हैं, जब उनकी मर्जी होगी हटा देंगे। कोई ग्राउंड नहीं है कि किस आधार पर हटाया जाएगा, उनकी मर्जी, उन्हें नहीं सही बैठ रहा, वकील अच्छा नहीं, हटा देंगे, किसी और को रख लेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के प्रीलिम्स में कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, आपको बताना था, ये लोकसभा की प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, ये लोकसभा में किसी कमेटी का मेंबर बन सकते हैं, ये लोकसभा में बोल सकते हैं, ये लोकसभा में वोट कर सकते हैं। आप जवाब बताइए क्या होगा, आप समझ ही गए होंगे, वोट नहीं कर सकते ना। तो 1, 2 एंड 3 ये करेक्ट आंसर है। कहाँ है? सी, 1, 2 एंड 3 आंसर है इसका। नेक्स्ट आर्टिकल है बारनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो इंडिया विंग है उसने अभी हाल ही में नोटिस किया है कि बारनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आसाम में है वहां पर कुछ टाइगर्स हैं। उसके बाद ये न्यूज में आया। ये नदन आसाम में है, जो बक्सा और उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट हैं जो भूटान के बॉर्डर के पास हैं, वहां पे 2 नदियां हैं। जो बारनदी रिवर है वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पश्चिम में बहती है और जो नालापारा रिवर है वो इसके पूर्वी हिस्से में बहती है, मतलब ये उसको बाउंड्री बनाते हैं। स्टेटस 1980 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ आसाम के द्वारा। बाढ़ नदी को पिग्मी हॉग और हिस्पिथ हेयर इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको एशियन एलिफेंट और टाइगर मिल जाएंगे। 60% जो बारनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है वो ग्रासलैंड है और अब ये ग्रासी वुडलैंड हो गया है बिकॉज बहुत सारा पेड़ वगैरह प्लांट कर दिया गया है यहाँ पे। जो मेन फॉरेस्ट टाइप है यहाँ पे दैट इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। इसके अलावा आपको मिक्स्ड स्क्रब ग्रासलैंड्स मिलेंगे। वेजिटेशन देखिए ड्रास्टिकली मॉडिफाई हो गई है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। जो नेचुरल वेजिटेशन है वहाँ पर बहुत सारे कमर्शियल प्लांटेशन कर दिए गए हैं, इसीलिए तो हम देखते हैं कि ग्रासी वुडलैंड हो गया है, पेड़ वगैरह लगा दिए गए हैं। कुछ और प्रोटेक्टेड एरियाज जो आपको आसाम में ही मिलते हैं 2000 डिब्रू सैखोव नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। तो आपको इसे याद रखना है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। यहाँ पे देखिए सारे नेशनल पार्क ही हैं। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा कोड बता सकते हैं जिसके माध्यम से ये सारे नेशनल पार्क्स आप दिमाग में बिठा सकें? क्योंकि पूछ लिया जाता है ना कई बार, हमने पहले भी क्वेश्चंस देखे हैं, यूपीएससी ने टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आप अगर कुछ बता सकते हैं जिसके माध्यम से हम इन 5 नेशनल पार्क्स को दिमाग में बिठा सकें और आसानी से याद रह जाए कि ये सारे आसाम में हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में है। हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज ये बर्थ एनिवर्सरी होती है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी की, जिन्होंने बहुत इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया के नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम में। ऑब्जेक्टिव ये होता है इस डे को सेलिब्रेट करने का कि लोगों को हम बताएं कि हमारे आम जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल होता है स्टैटिस्टिक्स का। फर्दर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए बैकग्राउंड में जो डेटा रिक्वायर्ड होता है वो हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही तैयार करते हैं, उसके बिना बहुत दिक्कत हो जाएगी। यूजुअली हम अवेयर नहीं होते, हम इसकी इंपॉर्टेंस को नोटिस नहीं करते। पीसी महालनोबिस जी के बारे में बात करें तो इन्हें इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम का चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को 1931 में कोलकाता में स्टैब्लिश किया था। इन्होंने एक जर्नल भी स्टार्ट किया था सांख्य नाम से। ये कार्ल पियर्सन के बायोमेट्रिका की तर्ज पर ही लॉन्च किया गया था। 1959 में इसे यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को ऑटोनॉमस बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत। इन्होंने सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSO, नेशनल सैंपल सर्वे यानी कि NSS और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज यानी कि ASI के एस्टैब्लिशमेंट में भी की रोल प्ले किया। इन्होंने 3 की कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे सैंपल सर्वे करने के लिए: पायलट सर्वे, ऑप्टिमम सर्वे डिजाइन और इंटर पेनिट्रेटिंग नेटवर्क ऑफ सब सैंपल टेक्निक, जो कि स्टैटिस्टिक्स की कुछ मेथडोलॉजीज हैं। इन्होंने अपना एक महालनोबिस मॉडल तैयार किया था जिसको सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंप्लीमेंट किया गया ताकि इंडिया को हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर लेकर जा सकें। इसे पॉपुलरली नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से पुकारा जाता है। तो आप इस बारे में सारी जानकारी समझ गए। कुछ स्टेटमेंट हैं, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। अग्नि P मिसाइल 4000 से 5000 की रेंज है। बैहतन डैम जिंगसा नदी पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जो कि अपस्ट्रीम सेक्शन है यांगसे रिवर का। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टॉप लीगल ऑफिसर होते हैं कंट्री के, लेकिन यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होते। बारनदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। पीसी महालनोबिस इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को 1931 में कोलकाता में स्टैब्लिश किया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। इस पूरे डॉक्यूमेंट की PDF आपको मिलेगी ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे। तो क्या आपने उसे ज्वाइन कर लिया है? अगर नहीं तो तत्काल प्रभाव से इसे ज्वाइन कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट सारे PDFs वहीं मिलेंगे, उसका कोई और तरीका नहीं है अवेल करने का, तो वहां पर होना जरूरी है आपका।
आप ओनली आयस नथिंग एल्स सिंपली टेलीग्राम में जाके सर्च कर लीजिएगा, 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको ओनली आयस दिख जाएगा, ओनली आयस नथिंग एल्स, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।